आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन दिनों एक बार फिर बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक में खेल इस प्रकार होने जा रहा है जैसे अभी तक दिल्ली में हुआ है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती चली गई, लेकिन कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ ही उनकी पत्नी, उनके बेटे पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिद्धारमैया की मुश्किलें तो इतनी बढ़ी हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री पद तक छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटक में हाई वोल्टेज की राजनीति होगी और बहुत बड़ा संग्राम छिड़ सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही खूब तनातनी चली रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद है। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी की एक सरकारी भूमि की अनियमित खरीद में सिद्धारमैया की कथित भूमि के लिए केस चलाने का आदेश देने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर राज्यपाल ने कथित मुडा भूमि आवंटन घोटाले में कैबिनेट की राय मांगने के लिए मुख्यमंत्री को एक औपचारिक नोटिस भेजा। इस नोटिस के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के समर्थक लगातार इस नोटिस को सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री को नोटिस मिलने के बाद ही गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भी इस नोटिस का जबरदस्त विरोध हुआ और राज्यपाल का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजा गया कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने यह भी आरोप लगाया कि बहुमत से चुनी गई इस स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बैठक से खुद को अलग रखा, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक, गहमा-गहमी का माहौल रहा। बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनकी जमीन के लिए मुडा को से वैकल्पिक साइट मिलने में कुछ भी अवैध नहीं था। राज्यपाल बिना किसी जांच या पूछताछ के जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यह दावा किया कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत के पास मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का कोई मामला ही नहीं था, लेकिन राज्यपाल के पास मुडा भूमि आवंटन से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में राय भी ली है। राज्यपाल ने अपने नोटिस में कहा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वो सिर्फ देखने से ही लग जाते हैं। इससे ये लगता है कि राज्यपाल आगे की कार्रवाई के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के मौजूदा समय में जो हालात बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ इस हालात की तुलना 2011 में तब मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा के खिलाफ अधिसूचना रद्द करने के मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से की जा रही है। तब शिकायतकर्ता सिराजुद्दीन बाशा और KN बलराज की दायर याचिका के आधार पर राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। FIR दर्ज होने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मुकदमे का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्हें 3 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। येदियुरप्पा कर्नाटक के ऐसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा। लोगों का मानना है कि एक बार फिर कर्नाटक में उसी तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के भेजे गए नोटिस और सलाह मांगने जाने के कदम पर 5 बार कर्नाटक के एडवोकेट जनरल रह चुके BV आचार्य कहते हैं कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सही प्रक्रिया का पालन किया है। सामान्य रूप से राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। यदि उन्हें लगता है कि मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह दुर्भावना पूर्ण या किसी अन्य कारण से गलत है, तब उन्हें मंत्रिपरिषद से असहमत होने और स्वतंत्र रूप से राय रखने का अधिकार है। BV आचार्य ने मध्य प्रदेश स्थापना मामले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। इस मामले में न्यायालय ने राज्यपाल के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्होंने 2 राज्य मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी, जबकि मंत्रिमंडल ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस मामले के साथ ही एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल एंटी करप्शन एक्टिविस्ट TJ अब्राहम ने राज्यपाल से संपर्क करने के अलावा 18 जुलाई को सूर में लोकायुक्त पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को मैसूर के पौष विजयनगर इलाके में
14 वैकल्पिक जगहों के अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के साथ ही बेटे और मुडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री को दिया गया नोटिस वापस लेने के लिए कहने के अलावा अब्राहम की शिकायत का भी पुरजोर विरोध किया। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से उनकी याचिका को खारिज करने का आग्रह ये कहते हुए किया कि उनका ब्लैकमेल, जबरन वसूली और आपराधिक इतिहास रहा है। इस बीच राज्य में विपक्षी भाजपा और जनता दल सेक्युलर के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु और मैसूर से पदयात्रा निकालने को लेकर मतभेद सामने गया था। दरअसल जेडीएस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी सहित साइटों के बंटवारे में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रस्तावित पैदल मार्च से हाथ खींच लिया था। जेडीएस के इस कदम से बीजेपी को करारा झटका लगा था। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कहा था कि जेडीएस की तरफ से पैदल मार्च के संबंध में बीजेपी को नैतिक समर्थन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दिल्ली में कहा था कि हम किसी भी कारण से नैतिक समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को भाजपा ने इस तथ्य के बावजूद विश्वास में नहीं लिया कि जिन क्षेत्रों से पैदल मार्च गुजरता था वो जेडी है। एचडी कुमार स्वामी ने यह भी तर्क दिया था कि जब लोग भारी बारिश के बाद कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई लोग बेघर हो गए और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, तो इस तरह का पैदल मार्च आयोजित करने का ये उचित समय नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी ने पदयात्रा का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। हालांकि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हस्तक्षेप के बाद दोनों दलों के बीच सुलह हो गई। भाजपा नेताओं ने हासन से युवा वो कलिंगा नेता प्रीतम गौड़ा को इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपे जाने का इस विरोध का कारण बताया। लोकसभा चुनाव के दौरान कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना की छवि को खराब करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सैकड़ों पेन ड्राइव बांटे थे जिसमें प्रज्वल की सेक्स स्कैम में कथित संलिप्तता के संबंधित वीडियो थे, लेकिन बाद में प्रीतम के वॉकथॉन से हटने के बाद कुमारस्वामी ने फैसला किया कि उनकी पार्टी के लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता भी राज्य में पिछली भाजपा सरकार के वक्त हुए घोटाले को उजागर करने के लिए बेंगलुरु मैसूर मार्ग पर एक आंदोलन की योजना बना रहे हैं। इसी के अलावा कांग्रेस भाजपा के आंदोलन को ओबीसी नेता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदनाम करने और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश के रूप में पेश कर रही है। राज्यपाल गहलोत, जो अभी फिलहाल नई दिल्ली में है लेकिन 5 अगस्त को बेंगलुरु वापस लौटने वाले हैं, राज्यपाल गहलोत के वापस लौटने के बाद से ही तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। ये माना जा रहा है कि राज्यपाल लौटने के बाद ही ये फैसला लेंगे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चला जाएगा या नहीं। चूंकि मुकदमा शुरू होने पर इस्तीफा देने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए विद्रोह का रुख अपना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर हाई वोल्टेज राजनीति होगी। अब देखना ये होगा कि इसका कितना असर वो शासन व्यवस्था पर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।